नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। तो अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक, तो यहाँ पर हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। 30 और 10 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम में आपका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो जाता है R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। तो ये 30 और 10 ओम का नेट कितना हो जाएगा, 30 गुणित 10 बटे 30 धन 10। फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 300 बटे 40। तो ये दोनों का नेट जो आया वो 300 बटे 40 हल करेंगे, 1 0 कैंसिल, तो 7.5 आएगा। अब ये 7.5 ओम का जो प्रतिरोध है ए और सी के बीच, वो बी से भी कनेक्टेड है सीरीज में 2.5 ओम वाले प्रतिरोध से। तो ये दोनों सीरीज में रहेंगे तो उनका नेट सीरीज के लिए दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो 7.5 धन 2.5 फाइनल कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल है संधि ट्रांजिस्टर द्विध्रुवी कहलाता है क्योंकि। तो ये द्विध्रुवी इसलिए कहलाता है क्योंकि धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल, एम द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा। तो सपोज कर लेते हैं एम द्रव्यमान का कोई पिंड जो है, ये सपोज कर लेते हैं पृथ्वी है, और यहाँ पर एम द्रव्यमान का कोई कण यहाँ पृथ्वी की सतह पर है। मान लो पृथ्वी की त्रिज्या आर है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही आवश्यक गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग सूत्र लगा देंगे। अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो किसी भी हाइट पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है -GMM बटे में आर, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है। आर प्लस एच होता है मेगा फॉर्मूला, लेकिन अभी हाइट की वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, अब इसको अपन बाहर ही फेंक दिए, अनंत तक फेंक दिए। मान लो पृथ्वी का आकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है वो यहाँ तक है, और इसके बाहर अनंत पर चला गया, ये जो एम द्रव्यमान का पिंड है यह बाहर चला गया। तो बाहर जाने पर तो इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई का मान अनंत हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो परिवर्तन कितने का आएगा, 0 माइनस में माइनस, ये बराबर में आवश्यक गतिज ऊर्जा हम मान लेते हैं ½ mv² है, और वो गतिज ऊर्जा ही हमें निकालनी। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, GMM बटे में आर आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो सतह पर ही था तो उसकी हाइट जो है 0 थी, एच की वैल्यू 0 लेंगे तो ये आ जाएगा। यही हो जाएगा आवश्यक गतिज ऊर्जा। लेकिन ऑप्शन में स्मॉल g के बेसिस पे तो GM को हम लोग लिख सकते हैं GR²। हम लोग जानते हैं कैपिटल GM इज इक्वल टू GR² होता है। तो ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा, mgr² बटे में r और r कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा mgr। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, अगला सवाल, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का सूत्र होता है C बराबर ε0 a/d। ठीक, तो किस पे निर्भर करता है, ε0 जो है माध्यम की विद्युतशीलता होती है, तो माध्यम पर निर्भर करता है। a क्षेत्रफल होता है, ठीक, और d जो है दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी होती है। तो किस पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगी, प्लेटों की मोटाई पर भी निर्भर नहीं करेगी, और विभवांतर पर भी नहीं करेगी। सूत्र से हमें डी पर ही निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विस्पंद की घटना घटती है। तो विस्पंद इंग्लिश में इसको बीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ध्वनि तरंगों में तो होती है, और ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, बीट्स जो है ध्वनि तरंगों में तो उत्पन्न होती है, वो अनुदैर्ध्य होती है। साथ ही साथ ये अनुप्रस्थ तरंगों में भी ये देखा जाता है बीट की घटना असल, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा। दोनों प्रकार के तरंगों के लिए विस्पंद की घटना होती है। थ्योरी क्वेश्चन है ये। दोनों प्रकार के तरंगों में जब दो अलग अलग स्रोत के अलग अलग आवृत्तियों वालों को एक साथ बजाएंगे तो दोनों की आवृत्तियों के अंतर के अनुसार से वेव निकलती है, नेट वेव, उसे हम विस्पंद कहते हैं। ठीक, अब द्विनिवेशी OR गेट का निर्गत शून्य तभी होगा। ठीक, तो OR गेट के लिए आउटपुट का सूत्र क्या होता है, निर्गत का सूत्र होता है a + b। अब आउटपुट 0 होने के लिए क्या कंडीशन है, प्लस लग गया, मतलब दोनों ही 0 होगा तभी जाके आपको आउटपुट 0 मिलेगा। इसमें से कोई भी एक अगर 1 हो गया, अब तो दो ही इनपुट हो सकते हैं, 1 या 0। ठीक है, बाइनरी है, इसलिए 1, दोनों को 1 1 लेंगे तो 1 + 1 1 मिलेगा,
दोनों को एक को अगर 1 लेंगे तो 1 + 0 1 मिलेगा, 0 + 1 भी 1 मिलेगा, 1 + 1 भी 1 ही मिलेगा। तो दोनों को 0 लेने पर ही 0 मिलेगा, इसलिए दोनों इनपुट्स या दोनों निवेशी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ठीक, फिर 32वां सवाल, तो ये ऊष्मा धारिता से संबंधित सवाल है। ऊष्मा संचरण, ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है Q/T वो बराबर होता है KA θ1 - θ2 बटे में D, ये सूत्र दिया जाता है। ठीक, मान लो ये कोई आपकी रॉड है ऐसे, इसमें ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया, दोनों सिरों के बीच की दूरी आपकी D हो गई, और यहाँ पर ताप θ1 है, यहाँ पर ताप θ2 है, तो तापांतर जो होता है θ1 - θ2 होता है। K जो है ऊष्मा चालकता गुणांक होता है, Q ऊष्मा प्रवाह है, और T जो है समय है। तो ऊष्मा प्रवाह की दर का ये सूत्र दिया जाता है। तो इस दर से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस दर से हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप सिरों पे तापांतर को सेम रखो, इसको कांस्टेंट रख दो, K को कांस्टेंट रख दो, पदार्थ सेम है तो, क्योंकि समान पदार्थ की छड़ हो रहा है तो K भी कांस्टेंट होगा, तो Q/T समानुपाती हो जाएगा A/D के। ठीक, और एरिया को हम लोग, क्योंकि ये अनुप्रस्थ काट जो होगा छड़ का वो बेलनाकार होगा, तो उसका जो सरफेस होगा वो πr² लेंगे, सरफेस एरिया बट्टे में D, या पाई को भी कांस्टेंट है तो इसको रिलेट कर देंगे r² बट्टे D से। अब ये प्रवाह कब सबसे ज़्यादा होगा, जब R ज़्यादा हो और D कम हो, R ज़्यादा हो और D कम हो। D की जगह यहाँ पर L लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर लंबाई को D की जगह L लिया गया है, कोई बात नहीं, आप L लेंगे। तो हम अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, R ज़्यादा होना चाहिए और D या L कम होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में R सबसे ज़्यादा, R2, और L की वैल्यू कम होनी चाहिए, L2 नहीं L1। इसी कंडीशन में आपका Q/T की वैल्यू या ऊष्मा प्रवाह की दर सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, D। नेक्स्ट, AC परिपथ का प्रतिरोध 4 ओम, प्रतिघात 3 ओम है, प्रतिबाधा, अच्छा तो प्रतिबाधा Z का सूत्र क्या होता है, रूट में R² + XC², सीधे सीधे 3 और 4 ओम का, अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 3 और 4 का कितना आता है, 5 ओम आता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। ठीक है, 34वां सवाल है, एक आदर्श एक परमाणविक गैस के 1 मोल एवं द्विपरमाणुक गैस के 2 मोल को मिश्रित कर उसे अपने मौलिक आयतन के 1/8वें भाग तक अचानक संपीड़ित किया जाता है। जब भी सवाल में ये शब्द आता है अचानक संपीड़ित, मतलब प्रक्रिया जो है, प्रक्रम जो है वो रुद्धोष्म होने वाला है। ठीक, ये आप जान ले, रुद्धोष्म, ऊष्मा का आदान प्रदान किए बिना ही अचानक संपीड़ित हो रहा है। ठीक, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हमें पता है कि TV पावर गामा -1 = नियतांक लेते हैं। ठीक, तो अब अगर हम सूत्र लगाएं तो T1 बटा T2 बराबर में मिलेगा V2 बटे V1 की पावर गामा -1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका तापक्रम कितने गुना बढ़ जाएगा, तो मतलब बाद का तापक्रम T2 निकालना है। मान लो T1 यहाँ T है, T2 हमको नहीं पता कितने गुना हो जा रहा है, V2 बाद का आयतन जो है प्रारंभिक का 1/8वां हो जा रहा है, और V1 को मान लेते हैं V है। ठीक है, अब गामा क्या होगा, तो गामा यहाँ पर देखो दोनों को मिक्स किया जा रहा है, एक को 1 मोल लिया जा रहा है, दूसरे को 2 मोल लिया जा रहा है। तो यहाँ गामा का फॉर्मूला क्या देते हैं, गामा तो वैसे Cp/Cv होता है, पर हम लोग लेंगे N1Cp1 + N2Cp2 बटे में N1Cv1 + N2Cv2, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, या सीधे सीधे गामा बराबर N1 गामा1 + N2 गामा2 बटे में N1 + N2, ये सूत्र भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, एक पहले वाले गैस का 1 है, एक परमाणुवी गैस है, तो गामा की वैल्यू उसके लिए कितनी होती है, एक परमाणुवी गैस के लिए 3/2, प्लस दूसरे वाला द्विपरमाणुवी गैस को 2 मोल लिया गया, उसके लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा एक परमाणुवी गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.665/3 होती है, सॉरी, और द्विपरमाणुवी गैस के लिए गामा की वैल्यू 7/5 होती है। ठीक है, बट्टे में N1 + N2, मतलब दोनों को जोड़ लेंगे 1 + 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो आएगा आंसर, देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं, 5/3 + 14/5,
5/3 प्लस 14/5 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, फाइनल कितना आएगा 25 प्लस 42 आ जाएगा 67/15 डिवाइडेड बाई 3। इसको लगभग हम 66 लिख सकते हैं लगभग के लिए, और ये कैंसिल होगा, ये दोनों तो 3 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 22/15। तो ये भी अगर लगभग में लेंगे तो काट सकते हो आप 7 से, 7 2 जा 7 3 जा, अप्रॉक्सीमेट में 3/2 या 1.5 आएगा। तो गामा जो नेट गामा की वैल्यू आ रही है वो 3/5 आ रही है, ठीक है। तो फाइनली इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, T/T2 इज इक्वल टू V/8/V पावर 1.5 - 1, ठीक है। और ये V भी कैंसिल होगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 की पावर 1.5 - 1 मतलब 0.5, या T/T2, या T2 कितना आएगा, T2 को अगर इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T के साथ 8 टाइम्स 0.5 आ जाएगा, ठीक। और 0.5 मतलब हाफ होता है, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा B 8⁻1/2। अगला सवाल, एक्स किरण विक्षेपित होगी तो एक्स किरणें कैसी किरणें होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा ही ये विक्षेपित होगी, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म पर एक h ऊंचाई से, ये यहाँ से h ऊंचाई से यहाँ दिया हुआ है डायग्राम में, m द्रव्यमान का कोई पिंड नीचे गिरा रहे हैं। अब गिरा रहे हो तो यहाँ जैसे ही टकराएगा तो ये स्प्रिंग को दबाएगा भी। तो मान लो दबाने के बाद स्प्रिंग की जो फाइनल पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ जाता है, ठीक। और स्प्रिंग थोड़ा दब गया तो ये जो फेरे होंगे वो पास पास आ जाएंगे, ठीक। ये जो फेरे हैं ये दब गए, तो स्प्रिंग दबने के कारण जो फेरे जो हैं वो पास पास आ जाएंगे, ठीक। तो मान लेते हैं हमने इसको द्रव्यमान जब मुक्त रूप से गिरा तो इसको यहाँ पर प्रेशर देने के कारण दब गया कितनी हाइट तक, सपोज x हाइट तक। तो क्या होगा, ये जो द्रव्यमान पिंड जो गिरा है इसकी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगी वही स्प्रिंग में भी स्टोर हो जाएगा, वही किस में स्टोर हो जाएगा, स्प्रिंग में। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग की ऊर्जा बराबर पिंड के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, पिंड के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक। तो स्प्रिंग की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ kx², और पिंड की स्थिति ऊर्जा mgh लेते, लेकिन टोटल अब कितनी हाइट जा चुका है, h और x एक्स्ट्रा, तो h + x। हमारा टारगेट क्या है, क्या निकालना है, स्प्रिंग का बल नियतांक मतलब k निकालना है। k को यहीं रखो, बाकी को भेज दो, तो ये डिवाइडेड बाय 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2mgh + x बटे में ये आपका x² ये आ जाएगा। तो फाइनल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई पर विरामावस्था में कण स्थित है, कितने न्यूनतम वेग से फेंकने पर वापस नहीं लौटेगा। मतलब यहाँ पर एक प्रकार से पलायन वेग की बात कर रहा है, लेकिन पलायन वेग पृथ्वी की सतह से नहीं ले रहा है, पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर ले रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर अगर पलायन वेग की बात कर रहा है तो क्या लेना होगा, चलो देखते हैं। ये सपोज कर लेते हैं पृथ्वी की सतह, ठीक। अब यहाँ पर मान लो कोई बॉडी यहाँ पर है जो कि पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर है, और पृथ्वी की त्रिज्या भी r होती है, ठीक। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, फिर वही लगा सकते हैं। अब इसको फिर से हम लोग बाहर फेंकने वाले हैं, मतलब कहाँ फेंकने वाले हैं, अनंत पर। और अनंत पर जाकर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब पृथ्वी की रेंज से बाहर फेंकना है, वापस मत आए मतलब बाहर फेंक दें, अनंत पर फेंक दें। तो हम लोग फिर से सूत्र लगाएंगे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर आवश्यक गतिज ऊर्जा, ठीक।
तो स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ, बाहर गया तो 0, माइनस में माइनस GMM बट्टे में R प्लस H। तो अभी H की वैल्यू 0 नहीं है, ये R ऊंचाई पर पहले से ही है, तो R ले लेंगे बराबर गतिज ऊर्जा हाफ M V स्क्वायर यही इसका वेलोसिटी है V आपका, ठीक। जिस वेग को उसी वेग को हम लोग को निकालना हमारा टारगेट है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैपिटल GM M बट्टे में R प्लस R 2R हो जाएगा बराबर में हाफ M V स्क्वायर, एक M कैंसिल, ठीक है। ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है V बराबर रूट में GM बट्टे में R, और GM को फिर से क्या लिख सकते हैं, GR स्क्वायर स्मॉल GR स्क्वायर, कैपिटल G और स्मॉल g में रिलेशन से R और R कैंसिल, तो फाइनल आ जाएगा रूट में GR, ऑप्शन नंबर C, ठीक। अगला सवाल, M द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार गति करता है कि उस पर लगने वाला विकेंद्र बल AC समय के अनुसार AC बराबर K स्क्वायर RT स्क्वायर, जहाँ K जो है नियतांक है अनुसार परिवर्तित होता है। शक्ति का मान निकालना है, ठीक है। शक्ति का मान निकालना है तो पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स AC बराबर V स्क्वायर बटे R होता है, ये कितना दिया है K स्क्वायर RT स्क्वायर। अब ये R उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा K स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर, ये V स्क्वायर का मान है, ठीक है। तो V बराबर क्या आ जाएगा, ये सब स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, तो V बराबर आ जाएगा KRT, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें निकालनी शक्ति, और शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति होता है F गुणा V, बल गुणा वेग, ठीक है। अब बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणा वेग। त्वरण कैसे निकालेंगे, इसका अवकलन करके, तो V बराबर KRT है, तो एक्सेलरेशन A बराबर dV बटा dt, स्पर्श रेखी त्वरण निकलेगा आपका। तो यहाँ K और R तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, ठीक। R क्यों कांस्टेंट है भाई, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहे हो तो हर बिंदु पर जो कण जो होगा, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं भी रहे, चलो एक ढंग से सर्कल ही बना लेते हैं, तो कण कहीं पर भी रहे उसकी दूरी तो, कण मान लो यहाँ पर है चाहे यहाँ रहे, केंद्र से तो उसकी दूरी R के ही बराबर होगी ना। तो वृत्ताकार मार्ग में जब कोई कण गति करता है तो त्रिज्या R भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो KR तो कांस्टेंट हो जाएगा और dt बाई dt क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो KR आ जाएगा त्वरण। अब इसमें मान को रख दीजिए, M वैसी A त्वरण का मान KR आ रहा है और V का मान KRT है, तो फाइनल क्या आ जाएगा, M K स्क्वायर R स्क्वायर गुणा T, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। फिर ये सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, धारा नापने के लिए किस उपकरण का, सीधे सीधे आपका आंसर है अमीटर, अमीटर का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। 40वां क्वेश्चन, एक कण x अक्ष के अनुदिश नियत वेग से गति कर रहा है, मूल बिंदु के परितः कण का कोणीय संवेग क्या होगा। तो इसको हम लोग समझने के लिए पहले एक्सिस से ही समझते हैं, ठीक है। एक्सिस समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सपोज कर लो कि ये x और y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब कोई पार्टिकल जो है वो x अक्ष के पैरेलल जा रहा है, सपोज ऐसा x अक्ष के पैरेलल जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है। और ये आपने ओरिजिन ले लिया, ये हमारा सपोज कर लो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो कण है वो गति कर रहे हैं यहाँ से यहाँ। तो आप देखो, ये मान लो दो कंडीशन में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो पहले पोजीशन यहाँ पर थी पार्टिकल की, ठीक है, समझना। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका जो स्थिति सदिश है वो सपोज r1 है, r1 का डायरेक्शन इधर लेंगे, और बॉडी तो नियत वेग से, नियत वेग की बात करें मतलब उसकी दिशा भी नियत है, हमेशा दिशा इधर ही है, या तो आप इधर लेफ्ट साइड ले लो डायरेक्शन या राइट साइड ले लो। अब हम मान के चल रहे कि राइट साइड है, तो बॉडी का वेग v इधर है, ठीक। अब कोणीय संवेग का सूत्र क्या लेते हैं, कोणीय संवेग का हम लोग सूत्र लेते हैं L बराबर R क्रॉस P, ठीक है। R जो है स्थिति सदिश है, P रेखीय संवेग है, ये लेते हैं। या अगर हम इसको और रीडिफाइन करें तो M के साथ R क्रॉस V लेते हैं, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मान लो इसका जो स्थिति सदिश है वेग से थीटा कोण बना रहा है, ये
R1 हम मान रहे हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो फाइनली इसको क्या लेना पड़ता है, एम आर वी क्रॉस में क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा लग जाता है, ठीक। अब साइन थीटा लेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो साइन थीटा जो है आखिरकार मूल बिंदु से इस कण के लंबवत दूरी इसके बराबर आएगा आर के, ये आर है ये R1 है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाओगे, मान लो ये पॉइंट ए या पॉइंट बी, ट्रायंगल में आप साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, R बटे R1 आ जाएगा, ये लंब R1 हो जाएगा और कर्ण लंब R हो जाएगा, कर्ण जो है R1 हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए OAB के लिए। ये तो आधार बन जाएगा अगर कोण यहाँ थीटा है तो R बराबर R1 साइन थीटा आ जाएगा। तो फाइनल क्या आया, V साइन थीटा की जगह हम लोग, या R1 साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R साइन सिर्फ R लिख सकते हैं, MRV आपका आ जाएगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। फिर से समझना, देखो स्थिति सदिश अभी R, ये तो सूत्र था R, ठीक है, हमने यहाँ पर स्थिति सदिश को R1 माना है इस पोजीशन के लिए कि पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, और वो लंबवत दूरी कण की क्या है, R है, ठीक। तो इस ट्रायंगल में R1 और R का रिलेशनशिप ये आया, R इज इक्वल टू R1 साइन थीटा, तो R1 साइन थीटा की जगह R लग दिए। अब ये यहाँ था तो इतना आया, सपोज मान लो कण अब यहाँ चले जाएगा तो कितना आएगा भाई, तो कण का दूसरा पोजीशन भी लेके देख सकते हैं, ठीक। दूसरे पोजीशन के लिए हम लोग फिर से सपोज कर लो, फिर से एक्सिस ले लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर में करके दिखा देते हैं, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनली जो होता है वो लंबवत दूरी को ही लिया जाता है, ठीक है। तो अगर फिर से कर्ण ऐसी पैरेलल जा रहा है, अब हम कर्ण को थोड़ा ज़्यादा दूरी पर ले लिए, पहले एकदम पास लिए थे, अब उसकी स्थिति सदिश को हम लोग मान लेते हैं कि R1 की बजाय ये जो स्थिति सदिश है वो सपोज R2 है, ये R2 का डायरेक्शन इधर आ गया, V तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, नियत वेग है, तो ये फिर से थीटा है, ये फिर से थीटा है, तो फिर से कोणीय संवेग L बराबर इस बार R2 क्रॉस P ले लेंगे, ठीक है। तो M बाहर R2 क्रॉस V, R2 क्रॉस V में M R2 साइन थीटा V ये आ जाएगा। अब R2 साइन थीटा क्या होगा, फिर से लंबवत दूरी R है, फिर से ये हो, इस बार त्रिभुज को अलग मान लेते हैं, B की जगह इसको मान लेते हैं C ले लेते हैं, तो फिर से इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, फिर साइन थीटा लगाओगे तो लंब बटे कर्ण R बटे R2, तो अल्टीमेटली तो आना वही है, R इज इक्वल टू R2 साइन थीटा। तो अब R2 साइन थीटा की जगह R आ जाएगा, ये R2 साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कण आपका एक्स अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, तो उसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी हमेशा नियत रहेगी, लंबवत दूरी उतनी की उतनी ही रहेगी, इसलिए आपका जो कोणीय संवेग का मान है वो भी उतने का उतना ही आएगा, इसलिए ये क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला है, ठीक। अगला सवाल ट्रांसफार्मर का प्रयोग। अरे ट्रांसफार्मर तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है और वो केवल किस में होता है, एसी परिपथ में ही होता है, ठीक। डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन, तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, न्यू डैश इज इक्वल टू V माइनस VO बट्टे V माइनस VS इंटू न्यू, ये सूत्र होता है, जहाँ न्यू डैश जो है वो श्रोता तक की आवृत्ति है, न्यू स्रोत की आवृत्ति है, VO जो है श्रोता की इसका स्पीड है, VS जो है सोर्स स्रोत का स्पीड है, ये जो सूत्र दिया जाता है, ठीक। तो आप इस सूत्र में क्या संबंध देख रहे हैं, चाल का तो संबंध है, स्रोत की चाल पर निर्भर है, प्रेक्षक के भी चाल पर निर्भर है, ठीक, स्रोत की आवृत्ति पर भी निर्भर है, किस पर निर्भर नहीं है, स्रोत एवं प्रेक्षक की बीच की दूरी पर। इस सूत्र में दूरी कहीं नहीं आता, ठीक है, तो आवृत्ति में परिवर्तन निर्भर नहीं करता स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच की दूरी पर। धातु का कार्यफलन, फिर क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाते हैं। धातु का कार्यफलन h0 है, इस धातु पर V आवृत्ति का प्रकाश आपतित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी, तो कब होता है भाई भैया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हमें पता है कि अगर ये कोई धातु की सतह है, इस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है, तो इसकी ऊर्जा जो है, इसकी ऊर्जा कम से कम यहाँ पर जो देहली ऊर्जा लगती है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या कार्यफलन के मान से ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो हमको पता है ना। तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा h न्यू ये ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किससे, कार्यफलन से।
और कार्यफलन का मान आपको दे दिया गया है कितना, एच न्यू नॉट। एच एच कैंसिल करो, क्या कंडीशन है ये है, तो सीधे सीधे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। बहुत इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाते हैं। अब इसमें ब्लॉक दिया गया है और हमें निकालना है ए और बी के बीच घर्षण बल का मान निकालना है हम लोग को। तो घर्षण बल का मान निकालने के लिए ज़रूरी है पहले तो ये जान लेना कि ए बी के ऊपर चलेगा कि भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखो सवाल में दिया है कि बी और धरती के मध्य, यहाँ तो ऊपर बी और नीचे सरफेस के बीच, इन दोनों के बीच कोई घर्षण नहीं है। तो जैसे ही आप बल देंगे निकाय चलना चालू कर देगा पूरा एक साथ। अब ए का मान यहाँ पर 1 kg है, बी का मान यहाँ 2 kg है। तो निकाय का नेट त्वरण, अब बॉडी फोर्स इधर लग रहा है तो त्वरण भी इधर आएगा। तो नेट त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट बट्टे में एम नेट कुल। ठीक है, तो एफ नेट तो 3 न्यूटन का बल लग रहा है और दोनों का नेट जो द्रव्यमान है 1 धन 2 3, तो टोटल त्वरण आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब ए और बी के बीच तो घर्षण है ना भैया, यहाँ तो घर्षण है और घर्षण गुणांक का मान 0.2 दिया है। ठीक है, तो आवश्यक जो बल है ताकि ए बी के ऊपर चल सके उसके लिए आवश्यक बल का मान कितना होना चाहिए, घर्षण बल के बराबर होना चाहिए। ठीक, और घर्षण बल का सूत्र क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, और आर की वैल्यू एम जी के बराबर है, लंबवत रखा है ना। तो ए का जो भार होगा एम जी नीचे ऐड करेगा और उस पर अभिलंब प्रतिक्रिया आर ऊपर ऐड करेगी, तो आर बराबर एम जी रख दीजिए मान 0.2 गुणा एम द्रव्यमान उसका 1 और जी की वैल्यू सपोज कर लेते हैं अभी 10 ले लेते, तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन। अब आप ध्यान दीजिए, खेल यहीं पर है भैया। आवश्यक बल आपको चाहिए ए को चलाने के लिए 2 न्यूटन। ठीक है, 2 न्यूटन बिना मैं हिलूंगा नहीं बोल रहे बी के ऊपर। और आपका जो नेट बल, अप्लाइड बल जो लग रहा है ए पर, वो कितना है, त्वरण आपका 1 है और उसका भार 1 है। मतलब एम ए का अगर सूत्र लगाएंगे तो ए बॉडी ए का जो द्रव्यमान है, ए पर नेट बल निकालना है, बॉडी का द्रव्यमान 1 है और उसका त्वरण हमने निकाला 1, तो 1 गुणा 1 न्यूटन। मतलब बल लगा रहे ये 3 न्यूटन में से 1 न्यूटन बस इसको मिल रहा है, और उसको चलने के लिए कितना ज़रूरी है, 2 न्यूटन। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई बॉडी रखी है, हम बोल रहे हैं भैया इस बॉडी को 10 न्यूटन का बल दोगे तभी चलेगा, और आप लगा रहे हो 5 न्यूटन 6 न्यूटन 7 न्यूटन, कितना भी लगा लो, बॉडी तो रेस्ट भी रहने वाली है ना। जब हम बोले कि 10 न्यूटन लगाओ मिनिमम, बॉडी नहीं चलेगी, है ना। सेम वही बात है, जैसे आप रिक्शे वाले के पास ऑटो करने के लिए जा रहे हो, बोले भैया ओ फिर पैसा कितना लोगे, बोल दिया 100 रुपये से 1 रुपये कम नहीं लूँगा। अब आप 60 दो 70 दो तो नहीं जाऊँगा बोलेगा ना, वैसी है। तो यहाँ बॉडी जो है रेस्ट पे ही है। बॉडी जब रेस्ट पे रहती है तो जितना आपका अप्लाइड फोर्स होता है उसी के बराबर फ्रिक्शन आता है। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। इसलिए क्योंकि आवश्यक जो बल है अभी ज़्यादा है, 2 न्यूटन ज़्यादा है और बल लग रहा है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन के बराबर ही घर्षण आएगा। ठीक है, 2 न्यूटन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 न्यूटन से ज़्यादा बल लगेगा तब उसमें गति घर्षण लगेगा, लेकिन अभी कम लग रहा है इसलिए स्थैतिक घर्षण कारण उतना आएगा। अगला सवाल देखते हैं 45वां। 2 ठोस गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। मान लो ये एक गोला है, ठीक, और दूसरा गोला भी ले लेते हैं, ये दूसरा गोला आ गया सपोज। दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक, तो दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और दोनों का समान त्रिज्या है, इसका भी त्रिज्या आर है, इसका भी त्रिज्या आर है। लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हम लोग जानते हैं, F बराबर जी mm बट्टे में आर स्क्वायर। लेकिन m को भी क्या लिख सकते हैं, m जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब गुणा घनत्व रो। ये हो गया पहले का। दूसरे वाले का भी वैसे ही लेना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब गुणा रो घनत्व के लिए बट्टे में आर स्क्वायर। अब ये सब तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई जी, ये सब कांस्टेंट है। आर क्यूब और आर स्क्वायर, आर से रिलेट कीजिए बस। आर क्यूब हो गया आर की घात 6 बट्टे में आर स्क्वायर है, ये दोनों कटेंगे तो फाइनल आ जाएगा आर की घात 4। तो बल जो है किसके समानुपाती हुआ, आर की घात 4 के समानुपाती हुआ। अगला सवाल, थीटा झुकाव के
कोण के एक खुरदरे नत तल पर भुजा ए तथा द्रव्यमान m का एक घनाकार ब्लॉक नीचे की ओर नियत वेग से फिसलता है। ब्लॉक पर नत तल द्वारा लगने वाले अभिलंब बल का उसके केंद्र के परितः बल गुण का मान निकालिए। ठीक है, तो पहले तो फिर से एक नत समतल बनाना पड़ेगा। ये नत समतल बना लिया। अब इस पर कोई घनाकार ब्लॉक है, सपोज घनाकार ब्लॉक, ठीक, ये मान लो घनाकार ब्लॉक है, यहाँ पर रखा है। ठीक, अब इसके केंद्र से वो जो अक्ष जाएगा, अब इसमें बल देखना है, पहले तो बल देखना पड़ेगा भैया। तो मान लो ये थीटा है। एक सवाल और अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था, वैसी टाइप से लगभग। अब इसमें FBD या पिंड मुक्त पिंड आरेख अगर बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम मुक्त पिंड आरेख अगर बनाएंगे, इसका द्रव्यमान m है, तो वेट भार जो है mg नीचे की तरफ कार्य करेगा। इस mg का घटक ये थीटा है, तो ये फिर से ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा और इधर पर थीटा आएगा कोण। अब जिससे कोण लगा रहता है उसको कॉज लेते हैं और जिससे कोण नहीं लगा रहता है उसको साइन लेते हैं, तो mg साइन थीटा। तो इसको नीचे की ओर गिराने के लिए, ठीक है, नीचे की ओर जाने के लिए, ब्लॉक नीचे फिसल सके उसके लिए तो कौन सा फोर्स जरूरी है? mg साइन थीटा। mg कॉस थीटा तो इसके अभिलंब को बैलेंस करेगा, ठीक है, आर को। तो mg साइन थीटा के कारण नीचे जाना है, तो इसी के कारण ही बलागुण आएगा। अब बलागुण टाउ क्या होता है? बल गुणा बल की लंबवत दूरी, यही लेते हैं। ठीक है, अब इस बल की केंद्र से लंबवत दूरी कितनी होगी? जब हम बोल रहे हैं कि भुजा ए है तो केंद्र से उसकी दूरी तो आधी हो जाएगी, a/2। ठीक है, तो बल लग रहा है आपका mg साइन थीटा और लंबवत दूरी आ रही है a/2, तो फाइनल क्या आ जाएगा? हाफ mga साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, आर त्रिज्या तथा रो घनत्व के एक ठोस गोले का अपना व्यास के परितः जड़त्व गुण। ठीक है, तो ठोस गोले का अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ठोस गोले का व्यास के परितः, ठोस गोले का व्यास के परितः, ये सपोज कर लो व्यास है, व्यास के परितः जड़त्व गुण का क्या सूत्र होता है? वो होता है 2/5 mr², ये सूत्र होता है। ठीक, तो I बराबर 2/5 m, द्रव्यमान को फिर से आयतन गुणा घनत्व लिखना है 4/3 पाई r³ ये आयतन हो गया, घनत्व का मान रो दिया है सवाल में, और r² तो है ही पहले से। ठीक है, ये सूत्र में हमने m की जगह, द्रव्यमान की जगह आयतन गुणा घनत्व लिखा है। ठीक, अब इसी को हल करना है। 2/5 4/3 और पाई को भी लिख लीजिए, 22/7 होता है, और r³ इंटू r², तो r की घात 5 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ के 5 और रो। ठीक, अब इसी को हल कीजिए, कोई कटने वाला तो है नहीं। 2 चौके 8 और 22 अट्ठे हो जाता है 176, और 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, तो 176/105 रो इंटू r⁵ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, 48 जो है फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ई और विभवांतर के बीच संबंध, तो ई जो है माइनस में डेल डॉट बी होता है, डेल को ग्रेडियंट बोला जाता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही है। अगला सवाल, 500 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दर से बढ़ रही। कार का त्वरण है। तो जब भी वृत्ताकार मार्ग में गति होती है, 2 प्रकार के त्वरण होते हैं। एक होता है स्पर्शरेखी त्वरण, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अभिकेंद्री त्वरण। ठीक, दूसरा क्या होता है? अभिकेंद्री त्वरण होता है। तो सपोज कर लेते हैं ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक, और यहाँ पर कोई आपका कार जो है वो गतिशील है, कोई बॉडी जो है वो गतिशील है। सपोज ये ऐसे करके जा रही है, ट्रैवल कर रही है, मतलब इस वृत्त के अनुदिश ये ऐसे करके गति कर रही है, उसका वेग जो है v। तो अब दोनों चीज़ें आपको समझनी, एक तो केंद्र की ओर लगता है अभिकेंद्री त्वरण AC, और स्पर्श रेखा या इस त्रिज्यी मार्ग के अनुदिश लगता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश जो लगता है स्पर्श रेखी त्वरण AT। स्पर्श रेखी त्वरण AT का मान आपको दे दिया सवाल में, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अल्टीमेटली ये चाल नहीं दिया है, ये क्या दिया है?
त्वरण उसकी दर से, चाल की दर मतलब त्वरण ही दिया है, वो 80 की वैल्यू दी गई है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अभिकेंद्री त्वरण AC कैसे निकालेंगे, वो सूत्र होता है v²/r। ठीक है, और v का मान दिया है यहाँ 30 का स्क्वायर बटे r, त्रिज्या का मान दिया 500। इन लोगों को आप हल कर दो, 30 का स्क्वायर 900 बटे 500, 9/5 ही आ जाएगा 1.8। ठीक, अब दोनों त्वरण है, दोनों त्वरण आपस में अभिलंब दिशा में कार्यरत होते हैं। टी स्पर्श रेखा इधर टेंजेंशियल होगा और सी सेंटर की तरफ। तो नेट जो बल होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से दिया जाता है, रूट में AT² + AC²। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। रूट में AT का मान है 2 का स्क्वायर प्लस AC का मान है 1.8 स्क्वायर। फाइनल जब आप इन दोनों को हल करोगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम थ्योरी क्वेश्चन है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे वस्तु को देख नहीं सकता, क्योंकि आप एक निश्चित सीमा के बाद फोकस दूरी को कम नहीं कर सकते। आँख पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी भी चीज़ को एकदम पास से देखना चाहोगे ना, तो आँख से एकदम ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं, पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं टीवी दूर से देखा कर, मोबाइल एकदम पास मत देखा कर। तो क्यों बोलते हैं, ये पास से आप देखोगे, एकदम पास रखोगे तो सबसे कम फोकस दूरी होगी, और फोकस दूरी कम होगी मतलब पावर ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा शक्ति से देख रहे हो किसी चीज़ को अगर पास से देख रहे हो। ठीक है, तो एकदम पास से मत देखा करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा, एक निश्चित सीमा के बाद नेत्र फोकस दूरी को कम नहीं कर सकते या पावर को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, ज़्यादा पास से में फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप करके अगले साल के लिए नीट या JEE की तैयारी कर रहे होते हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अब रेगुलर वीडियोस जो है वो डलने लग जाएगी, सभी विषयों की डालने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।